एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक मंत्री पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने वाले थे। इससे पहले ही नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया और पार्टी से भी निकाल दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने श्याम रजक को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की सूचना जारी की। श्याम रजक फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। रजक पहले भी आरजेडी में ही थे और लालू यादव के करीबी माने जाते थे। राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी थे। बताया जा रहा है कि वो जेडीयू में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। आपको बता दें कि यूपी का क्या है हाल। कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन कई सवाल उठ रहे हैं। यूपी की बात करते हैं। लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। यहां एक 13 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची शुक्रवार से लापता थी और उसकी लाश गन्ने के खेत में मिली थी। अब इस मामले में यूपी पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इस इलाके के लोग इन दिनों गुस्से में भी हैं और दहशत में भी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक बच्ची की रेप और हत्या के बाद लोग काफी नाराज हैं। शुक्रवार की रात इस बच्ची को उसके ही गांव के पास गन्ने के एक खेत में 2 लोगों ने पकड़ा, उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दोनों ही आरोपी इस बच्ची के ही गांव के हैं। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस कप्तान के सामने दोनों हाथ जोड़े परेशान खड़ा ये शख्स उसी बच्ची का पिता है। उसका आरोप है कि उसकी बेटी के साथ हैवानियत हुई, उसकी आंखें तक निकाल ली गईं, जुबान काट ली गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह आरोप सही नहीं है। ढूंढने पर ढूंढर गए, गन्ने में पड़ी मिली हमको और उसके आँखें थोड़ी मिली और जबान काटी और नट्टी में दुपट्टा से बांधी नट्टी हुई। गाँव के रहे साहब और वहाँ घटना के जब वो मौजूद रहे, वो हमारे जब वहाँ पहुँचे न वो भाग गए। जो कहा गया है कि उसकी आंखें फूटी हुई हैं या जीभ काटी गई है, यह पूरी तरह से असत्य बात है। मौके पे जो डेड बॉडी मिली थी उसमें आँख के पास हल्का सा ब्लड लगा हुआ था और वो चूंकि गन्ने का खेत था और गन्ने के खेत में जब भी कोई व्यक्ति जाता या आता है तो अक्सर जो गन्ने की जो पत्ती होती है उससे ऐसी चीज़ अक्सर आँख के पे या हाथ के पास अगर लग जाती है तो हल्का सा ब्लड आ जाता है। जो जीभ की बात है उस पर एक स्पष्टीकरण ये है कि जो जीभ का दांतों के बीच दबना ये एक स्ट्रेंगुलेशन का वो होता है। जब भी स्ट्रेंगुलेशन होता है तो अक्सर दांतों के बीच जीभ दब जाती है। लखीमपुर खीरी की इस घटना के बाद यूपी सरकार फिर विपक्ष के निशाने पर है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। 10 दिन पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप की घटना हुई। वो बच्ची अब भी अस्पताल में है। उसकी कई सर्जरी हो चुकी हैं। उस मामले में 8 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। राज्य के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही और भी कई घटनाएं अब राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चुनौती बन गई हैं। आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ग्रेटर नोएडा के गांव में रहने वाली होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस का दावा है ये महज एक हादसा था, छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुदीक्षा 12वीं में अपने जिले में टॉपर थी और अपने दम पर स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बुलंदशहर पुलिस प्रोजेक्टर और बड़ी स्क्रीन के जरिए पत्रकारों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सुदीक्षा भाटी की मौत महज हादसा है, कोई छेड़खानी का मामला नहीं। पुलिस का दावा है कि उसने जिले की 10,700 से ज़्यादा बुलेट बाइक्स की जांच की और हादसे वाली जगह से 5 किलोमीटर पीछे तक 8 जगहों पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद दीपक चौधरी और राजू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वही दोनों लोग हैं जो उस दिन बुलेट पर सवार थे और सुदीक्षा भाटी के बाइक के
आगे चल रहे थे। लगातार पूरी यात्रा के दौरान घटनास्थल तक बुलेट सवार उस लड़की वाले मोटरसाइकिल से आगे आगे चलता रहा है और 1 मिनट की दूरी से लेकर के 30 सेकंड तक की दूरी दोनों के बीच में पाई गई है। दोनों की रफ्तार बहुत अधिक थी। ये कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये लोग चल रहे थे, क्योंकि लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 9 मिनट में तय की उस भीड़-भाड़ भरे रास्ते पे। सुदीक्षा भाटी की मौत सड़क हादसे में 10 अगस्त को औरंगाबाद जाते समय हो गई थी। तब उसके घर वालों ने आरोप लगाया था कि बुलेट पर सवार 2 लड़के सुदीक्षा का पीछा कर रहे थे और छेड़खानी कर रहे थे। उन्होंने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे सुदीक्षा की बाइक पलट गई। सुदीक्षा के चाचा सत्येंद्र भाटी ने दावा किया था कि उस वक्त बाइक को वो चला रहे थे, जबकि पुलिस ने जांच के बाद बताया कि हादसे के वक्त चाचा मौके पर नहीं थे और बाइक सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था। पुलिस के मुताबिक उसे छेड़खानी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। देखिए, पूरी जांच के दौरान हमें छेड़खानी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक घटना विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना की घटना पाई गई। मौके के चश्मदीद मिले हैं। एक बुग्गी की वजह से एक ऑटो रिक्शा, एक टेम्पो जो है उसके पीछे आकर अकस्मात रुकता है। टेम्पो के पीछे बुलेट सवार के होने के कारण बुलेट सवार अपने इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और ठीक 10 या 15 सेकंड की बाद दूरी पर वो बच्ची रही होगी, उसकी मोटरसाइकिल आकर टकराती है। गिरफ्तार दोनों युवकों में एक दीपक चौधरी ने पूछताछ में बताया कि वो एक ठेकेदार के यहाँ काम करता है और 10 अगस्त को राज मिस्त्री का काम करने वाले राजू को लेकर काली बुलेट से लखावटी में एक निर्माणाधीन साइट पर जा रहा था। घटना के बाद वो वहां से निकल गया था। बाद में मीडिया में मामला बड़ी चर्चा में आया तो वो डर गया और अपनी बुलेट में काफी बदलाव करा दिए ताकि वो पहचान में ना आए। बुलेट के टायर, साइलेंसर और नंबर प्लेट पर लिखा जाट शब्द भी हटवा दिया। बुलेट का काला रंग भी बदलवा दिया। अब प्रशासन का कहना है कि सुदीक्षा के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य सरकार बहुत ही इनके प्रति संवेदनशील है और हम लोग चाहेंगे कि गरीब परिवार को जिस हद तक मदद हो सके, फाइनेंशियल मदद, वो सरकार की तरफ से हो या जो समाज के व्यक्ति हैं जो सोशल किस्म के हैं उनके तरफ से ज़्यादा मदद हम लोग उस परिवार को पहुंचाने की कोशिश करें। पुलिस ने सुदीक्षा की मौत के मामले में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और लापरवाही से हुई मौत का केस दर्ज किया है। छेड़खानी के आरोप को न सिर्फ नकार दिया गया बल्कि छेड़खानी की धाराओं में केस भी दर्ज नहीं किया गया। बुलंदशहर से अपने सहयोगी मनीष शर्मा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करते देखे जा सकते हैं। तेजस्वी ने छपरा और गोपालगंज में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों की मदद भी की। बाढ़ के दौरान वो कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकारते भी रहे। बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। उधर भारी बारिश की वजह से सुकमा जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गोदावरी नदी और उसके साथ के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। खतरे की बात यह है कि अगले 5 दिन मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई। बीजापुर में लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी मुश्किलें भरी है। दर्जनों गांव के हालात टापू जैसे बन गए हैं। बारिश की वजह से यहां इंद्रावती, चिंतावागू और मिनगांचल नदियां उफान पर। वहीं बीजापुर से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। राजस्थान के सोड्रा नदी में तूफान की वजह से और उफान की वजह से 2 अलग अलग वाकयों में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग अपनी बाइक से सोड्रा नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे जब बाइक फिसल गई और एक शख्स नदी में डूबने लगा तो उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स को बचा लिया गया। इसी तरह एक दूसरे वाकये में अपने जानवर को बचाने की कोशिश में एक पिता पुत्र ने नदी में छलांग लगाई, लेकिन पिता को बचाने की कोशिश में पुत्र की जान चली।
चमोली में भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 7 को दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे 7 पर मलबा गिर गया और थोड़ी देर के लिए यातायात ठप पड़ गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। चमोली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। इलाके में सामान्य जीवन पर भी बारिश का बुरा असर हुआ है। वडोदरा के राजमहल सड़क से एक 5 फीट लंबा मगरमच्छ बचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से कई बार ये जानवर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। एक स्थानीय नागरिक के फोन करने पर वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छ को बचाया। लॉकडाउन की वजह से समाज के गरीब तबकों पर भारी असर पड़ा है। इससे उनके बच्चे भी छूते नहीं हैं। हम असम के गुवाहाटी के एक झुग्गी झोपड़ी इलाके के बारे में आपको बताते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं। जिन परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, उनके बच्चे ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे, ये सोचना भी ज्यादती होगी। इन परिवारों के बच्चे भी काम पर लगे हुए हैं ताकि अपने परिवारों की जरूरत पूरी करने में कुछ हाथ बटा सकें। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि देर सवेर जब भी स्कूल खुलेंगे तब भी उन्हें वापस स्कूल तक लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे अपने माता पिता के साथ काम पर लग गए हैं। रतनदीप चौधरी की यह खास रिपोर्ट। गुवाहाटी की हफीज नगर बस्ती में रहने वाला 16 साल का जमशेर अली अभी अभी काम से घर लौटा है। कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, सो 7वीं का ये छात्र परिवार की मदद के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर लग गया। उसकी मां बीमार है। वो दूसरे घरों में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन काम भी बंद है। ऐसे में जमशेर के सामने खुद मेहनत मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होगा और स्कूल खुलेंगे तो मैं स्कूल जाने की कोशिश करूंगा। मुझे हर रोज 200 से 300 रुपए मिलते हैं, जिससे हम अपना गुजारा चलाते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन परिवार को पालना भी बहुत जरूरी है। जब से कोरोना बढ़ा है, जिन परिवारों में मैं काम करती थी उन्होंने काम कराना बंद कर दिया है। इससे बहुत समस्या हो गई है। मैं दिन में उसे एक ही बार खाना दे पाती थी। मैं अब बीमार भी हूँ। जमशेर अकेला नहीं है। इस हफीज नगर बस्ती में रहने वाले 68 परिवारों में से किसी की भी झुग्गी में नजर डालो तो आपको ऐसी ही कहानियां मिलेंगी। इस झुग्गी बस्ती में करीब 120 बच्चे रहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इनमें से 1/3 बच्चे अब मजदूरी कर रहे हैं। जमशेर के दोस्त सैफुल और समद का हाल भी उसके ही जैसा है। ऑनलाइन क्लास उतना सुविधा नहीं है ना, मोबाइल नहीं है। पहले मेरी माँ मजदूरी करती थी और अब मैं भी कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 5 से 14 साल के बीच हर 100 बच्चों में से 5 बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। हफीज नगर के बच्चे भी उनमें ही शामिल हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के कई साल के दखल के बाद ऐसे कई बच्चों को स्कूल पहुंचाने में कामयाबी मिली, लेकिन अब फिर स्थिति खराब हो गई है। ये हमारे लिए दोहरी चुनौती होगी कि हम फिर से इन लोगों के बीच जाएं और स्कूल खुलने पर उन्हें अपने बच्चों को फिर स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करें। ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उन्हें काम करने, पैसे कमाने और एक तरह की आज़ादी की आदत पड़ गई है। 14 से 17 साल के इन बच्चों में से कुछ इस महामारी के दौरान 1000 से 3000 रुपए प्रति महीना तक कमा रहे हैं। कोई साफ सफाई का काम कर रहा है तो कोई सब्जी बेचने में मदद कर रहा है। आर्थिक गरीबी के शिकार इन बच्चों और उनके परिवारों के लिए ये पैसा बहुत जरूरी है। जब स्कूल खुलेंगे तो यही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि क्या आर्थिक नुकसान की कीमत पर ऐसे परिवार अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजेंगे। ये बच्चे फिर से स्कूल में लौटना चाहते हैं, मगर लॉकडाउन की मार इनको झेलनी पड़ रही है और अब घर चलाने के लिए इनको काम भी करना पड़ रहा है। यही इनकी नई जिंदगी है और इनकी यही उम्मीद है कि एक दिन फिर से जब स्कूल खुलेगा वो स्कूल जा पाएंगे। नकुल राभा के साथ रतनदीप चौधरी, NDTV इंडिया।